नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश के 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सेंट्रल आइडिया। आपको सिर्फ पूरी बुक से 3 ही सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं। यानी पूरी बुक का मेरा मतलब यही है कि आपके जो पूरी पोइट्री है उसके जितने भी चैप्टर हैं उसमें सिर्फ 3 ही आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। यानी होगा तो हर चैप्टर का अलग अलग सेंट्रल आइडिया, लेकिन जो मैं आज 3 आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया, अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 4 अंक हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और सबसे आसान भाषा में मैं सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि एक पेज में ही एक पेज में 2 सेंट्रल आइडिया आ गई, ज़्यादा बड़ी भी नहीं और बिल्कुल आसान भाषा में है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कौन सी सेंट्रल आइडिया हमको तैयार करनी है। सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल आइडिया है, जो हमारा पोइट्री का पहला चैप्टर है, माई मदर एट 66, जिसके लेखक या हम कवि लेखक हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि लेखक किस में होते हैं, लेखक जो कविताएं वगैरह नहीं होती हैं, जो कहानी होते हैं उसके लेखक होते हैं। बाकी हम कवि बोल सकते हैं, ठीक है। तो कविताओं के कौन से होते हैं, कवि होते हैं। तो हम कवि कौन है या कवित्री कमला दास जी हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है, समझते हुए चलना है। पीडीएफ इसकी लास्ट में मिल जाएगी। मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है, जिससे हो सकता है कुछ वर्ड मिस गाइड जैसे आपको सुनाई दे, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है, क्योंकि पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल ही जाएगी। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम यानी सबसे खूबसूरत पोएम यानी कविता, माई मदर एट 66 यानी मेरी माता 66 वर्ष की, हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास यानी रचित की गई है किसके द्वारा, कमला दास जी द्वारा। जब भी हम सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम की लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम यही लिखेंगे, कविता का नाम यानी पोएम का नाम, और फिर उसके पोइट कौन है या पोइटेस कौन है, कवित्री या कवि कौन है, ये लिखेंगे। फिर कवि के बारे में और जो पोएम है उसके बारे में हम थोड़ा मिर्च मसाला लगाएंगे। मिर्च मसाला क्यों लगाना ज़रूरी है? अगर आपको सब्जी केवल आलू ही दे दिए जाएँ उबाल कर, अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। आलू भी सब्जी है, लेकिन जब तक हम उसमें मिर्च मसाला, धनिया, मिर्चा, नमक नहीं डालेंगे तब तक सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। तो वैसे ही हम एग्जामिनर होता है, अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, कुछ भी उसके बारे में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर भी नंबर नहीं देगा। तो वहीं थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर समझना है। वहीं मिर्च मसाला हम क्या लगाए हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल लिख दिए यानी सबसे खूबसूरत लिख दिए। कंपोज्ड बाई कमला दास यानी रचित है किसके द्वारा, कमला दास जी द्वारा। कौन सी कविता, माई मदर 66। फिर हमने उसके बारे में यानी पोइटेस जो हमारी कवित्री हैं उनके बारे में हमने थोड़ा मिर्च मसाला लगा दिया। क्या लगाया, शी इज अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंडिया। हमने क्या लिखा, शी इज अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंडिया यानी महान कवित्री। हमने क्या लिख दिया, वह जो कवित्री हैं वह एक महान कवित्री हैं इंडिया की यानी भारत की। तो हमने यहाँ भी मिर्च मसाला लगा दिया। इससे होता ये है कि हमारा जो कहने का तरीका है, और पोइटेस हमसे कई गुना बड़े हैं, तो हम उनको आदर देते हुए उनके बारे में हम समझा रहे हैं। उन्होंने क्या कविता लिखी है उसके बारे में हम समझा रहे हैं। तो यही होता है मिर्च मसाला। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कैसे लिखना है। शुरुआत में कविता का नाम और कवि का नाम लिखना है। इन द पोएम पोइट टेल्स डेट द एजिंग इज एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस कविता में पोइट यानी कवि या कवित्री कहती हैं कि क्या कहती हैं भाई, एजिंग इज एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो एज का बढ़ना, उम्र का बढ़ना है, वो एक महत्वपूर्ण फेज यानी चरण है ह्यूमन लाइफ का यानी मनुष्य की जिंदगी का। इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ दिस इज वेरी पेनफुल स्टेज एंड सीम्स लाइक लाइफ इज ओनली फ्यू डेज लेफ्ट। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कवि हैं, कवित्री हैं, वो कह रहे हैं कि इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जिंदगी के लास्ट स्टेज में यानी चरण में जैसे जब बुढ़ापा आ जाता है तब, दिस इज़ वेरी पेनफुल, यह क्या होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। स्टेज कैसा होता है, पेनफुल स्टेज होता है। और सीम्स लाइक, ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ ओनली फ्यू डेज लेफ्ट, लाइफ क्या है, ज़िंदगी कुछ दिन की बची हुई है, ऐसा फील होता है जब हम बुढ़ापे में होते हैं। और लोगों को अक्सर कहते हुए भी सुना होगा कि ये अब कुछ दिन के मेहमान बचे हुए हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं, ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। तो वैसे कवित्री की जो माँ हैं वो भी बूढ़ी हैं, तो वो उन्हीं पर एक कविता लिखती हैं, अपनी माँ के ऊपर ही। जैसा कि आपको देखने को भी मिलेगा, आगे लिखा है, शी सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर ओन मदर। वो एक अपनी खुद की जो उनकी माता हैं उनका एक एग्जाम्पल उन पर सेट करती हैं। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उनकी माता कैसे बूढ़ी हैं, कैसे उनको डर है कि उनकी माँ कभी भी उन्हें छोड़कर जा सकती हैं। तो वो अपनी माँ पर एक एग्जाम्पल सेट करती हैं।
शी फील्स दैट हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ एंड शी मे डाई एनी डे। वो फील करती हैं, महसूस करती हैं कि उनकी जो माता हैं वो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के लास्ट चरण में है, यानी बुढ़ापे में जा चुकी हैं और वो कभी भी यानी उन्हें छोड़कर यानी मर सकती हैं, कभी भी उन्हें छोड़कर जा सकती हैं। एंड लीव हर एलोन सून, और उन्हें कभी भी अकेला छोड़ सकती हैं। दिस होल पोएम इज कंसनट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली। और ये जो पूरी कविता है ये इसी जो है पीड़ा यानी अपने लोगों को यानी बूढ़े लोग जब छोड़ के जाते हैं तो किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके का ये जो बुढ़ापा होता है वो होता है, इसी पर आधारित है। ठीक है, दिस होल पोएम इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली। ये जो पूरी कविता है इसी पीड़ा पर केंद्रित है। तो उम्मीद करता हूँ पहली जो आपको सेंट्रल आइडिया होगी वो आपको समझ में आ चुकी है। ज़्यादा देखिए नहीं है इसमें, बस आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। अगला क्या है, अगला है कीपिंग क्वाइट। पोइट कौन है इसके, पेब्लो नेरूदा। पोइट कौन है इसके, पेब्लो नेरूदा। अब हम इसमें वही लिखेंगे कि भाई कविता का नाम लिखेंगे, फिर पोइट का नाम लिखेंगे, फिर थोड़ा बहुत मिर्च मसाला ऐड करेंगे। तो वहीं कर लेते हैं। क्या लिखा है, कीपिंग क्वाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट पोइट पेब्लो नेरूदा। थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। वहाँ पर हमने अलग बताया था कि भाई शी इज़ अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंडिया, हमने इसी में ग्रेट पोइटेस लगा दिया, पोइट लगा दिया। क्या लिखा है, कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, एक बहुत सबसे खूबसूरत कंपोजिशन यानी रचना है। अ ग्रेट पोइट यानी एक महान कवि की, किसकी, पेब्लो नेरूदा की। इन द पोएम पोइट सेज दैट नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इस कविता में पोएम इस कविता में पोइट हैं, कवि कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और सभी लोग क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। 12 तक गिनूंगा और सभी लोग क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। एंड एनी पर्सन विल नॉट डू देयर वर्क सम टाइम, और कोई भी जो पर्सन है, जैसे सभी पर्सन क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, और कोई भी पर्सन अपना काम नहीं करेगा कुछ समय के लिए। जो भी काम कर रहा होगा वो सब काम छोड़ छाड़ के स्थिर हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा और कोई भी काम नहीं करेगा। शी सेज दैट अबाउट फिशरमैन दे विल नॉट हार्म एनी वेल्स, साल्ट गैदरिंग मैन दे विल स्टॉप देयर वर्क एंड सी देयर हर्ट हैंड्स। तो वो कहते हैं कि भाई, और भी वो क्या कहते हैं, सी सेज, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, किसके किसके बारे में कहते हैं, फिशरमैन जो मछलियाँ पकड़ने वाले लोग हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो दे विल नॉट हार्म एनी वेल्स, वो किसी भी वेल को, जो मछली है वेल्स आपको पता होगा जलीय सबसे बड़ा जीव है वेल मछली, तो उसको हार्म नहीं करेंगे। और साल्ट गैदरिंग में यानी साल्ट को इकट्ठा करने वाले, नमक को इकट्ठा करने वाले लोग, वो भी अपना काम जो है वो स्टॉप करेंगे, रोकेंगे और अपने हर्ट हैंड यानी जख्मी हाथों को देखेंगे, क्योंकि जो नमक है वो चमड़ी को काटता रहता है। तो जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनकी चमड़ी जो हाथों की होती है, अगर आपने देखा होगा, अगर बिलोंग करते हैं ऐसे एरिया से जहाँ पर नमक वमक बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि उनके हाथ कितने जख्मी होते हैं। तो वो ये पोएम कहते हैं, वो पोइट कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो भी अपने हाथों को देखेंगे, काम थोड़ी देर रोकेंगे और अपने हाथों को देखेंगे। दोज पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग द ग्रीनरी, और वो पीपल जो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हरियाली, यानी हम पर्यावरण भी मान सकते हैं, पर्यावरण या हरियाली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, वो लोग भी क्या करेंगे, दे वुड नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रीनरी, वो भी ग्रीनरी को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट नहीं करेंगे। यही यहाँ पर बताते हैं पेब्लो नेरूदा। और आगे क्या लिखा है चलिए देखते हैं। दे वुड नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रीनरी, और वो क्या करेंगे, जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ग्रीनरी यानी हरियाली को, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हरियाली को, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जो पेड़ वोड़ काट रहे हैं या कोई जानवर वानवर को नष्ट कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो सब इनका मेन मोटिव यही था कि सभी लोग स्थिर हो जाएंगे कुछ समय के लिए और अपने बारे में थोड़ा सोचेंगे। वो आगे लिखा मिल जाएगा आपको। तो जो ग्रीनरी यानी हरियाली को नष्ट कर रहे हैं वो भी हरियाली को नष्ट नहीं करेंगे। एंड इन ऑल दिस पोइट वांट टू से दैट एवरी पीपल विल स्टॉप देयर वर्क एंड थिंक अबाउट देमसेल्फ। और इन सब में वो पोइट जो है वो क्या कहते हैं, इन सब में पोइट वांट टू से दैट, पोइट कहना चाहता है कि एवरी पीपल यानी प्रत्येक पीपल विल स्टॉप देयर वर्क, प्रत्येक पीपल क्या करेगा, अपना वर्क जो है वो रोकेगा, स्टॉप करेगा और अपने बारे में सोचेगा। ठीक है, अपने बारे में सोचेगा फॉर 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट्स के लिए, यानी सम टाइम भी इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचेगा, काम उम सब छोड़कर। एंड दिस थॉट ऑफ देयर, और ये जो थॉट होगा, ये जो सोचना होगा उनका,
देयर्स विल, ये जो सोचना है उनका, विल मेक अ पीसफुल मैन एंड आफ्टर थिंकिंग दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क वेल। और ये जो उनका सोचना है, ये उनका सोचना अपने बारे में एक अच्छा मैसेज देगा उनको, और ये भी अपना जो काम है और भी अच्छे से आफ्टर थिंकिंग यानी सोचने के बाद कर सकेंगे। क्योंकि हम काम के पीछे कभी कभी इतना पड़ जाते हैं कि अपने बारे में ही भूल जाते हैं कि हमको भी क्या अपने बारे में करना चाहिए। जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खाना खाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं भी ये भूल चुका हूँ कि मुझे भी खाना पीना खाना है। तो मुझे भी जैसे, अब ये तो है नहीं कि आपका काम जो स्टडी है वो रुक जाएगी, पर यहीं यहाँ पर कभी यही कहते हैं कि भाई अपना काम थोड़ी देर रोकेंगे और अपने बारे में थोड़ी देर सोचेंगे। फिर सोचने के बाद जो सोचेंगे 2-3 मिनट, अब 2-3 मिनट में आप क्या ही सोचेंगे, 2-3 मिनट में सिर्फ यही सोचेंगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको और बेहतर किस तरीके से कर सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं कभी कि जब काम रोकेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, फिर सोचने के बाद वो काम जो कर रहे हैं उसको और भी अच्छे से वो लोग कर सकेंगे। यही इस कविता में कहा गया है कीपिंग क्वाइट में। अगली जो महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है वो हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी से है, जिसको लिखा किसने है, जॉन कीट्स ने। जिसके लेखक कौन है या कवि कौन है, जॉन कीट्स। लेखक नहीं बोल सकते, कवि बोल सकते हैं। कवि कौन है, जॉन कीट्स। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कविता का नाम और कवि का नाम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोइट जॉन कीट्स। हमने थोड़ा बदल बदल के हर जो है सेंट्रल आइडिया में लाइनें लिखी हैं, ताकि आपको भी कोई सेम ना लगे और आपको भी समझ में अच्छे से आ जाए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, चीज़ों की सुंदरता, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कविता है, यानी सबसे खूबसूरत कविता है, कंपोजिशन है, रचना है। एक ग्रेट यानी महान, एक और फेमस, महान यानी ग्रेट यानी महान और फेमस यानी प्रसिद्ध, कवि जॉन कीट्स की। किसकी, जॉन कीट्स की। इन द पोएम पोइट टेल्स दैट अ थिंग अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इस कविता में पोइट यानी कवि कहते हैं कि जो चीज़ों की सुंदरता होती है वो सभी के लिए मनोरंजन होती है। वो सभी के लिए क्या होती है, मनोरंजन होती है। देयर फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग। और जो ये ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक से आपको समझना है। ब्यूटीफुल चीज़ें किसको बताते हैं, हरियाली को बताते हैं, ये पर्यावरण जितना है उसको बताते हैं, आसपास की जो हमारी वस्तुएं हैं उनको बताते हैं। मेनली ये नेचर को हमें बताते हैं कि नेचर की जो सुंदरता है वो एक अलग ही लेवल की है। और देयर फोर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग। और ये जो चीज़ें हैं ये अनमूल्य हैं, इनका कोई भी मूल्य नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग्स विच इज़ अराउंड अस इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और यहाँ पर बताते हैं कि जो हर चीज़ हमारे चारों ओर है वो क्या है, एक सुंदरता की चीज़ है। वो सब क्या है, सुंदरता की चीज़ है। मेनली इनका फोकस हरियाली पर है और उसके चारों ओर जो कुछ भी है, अपने चारों ओर जो कुछ भी देख सकते हो वही सब सुंदरता की चीज़ें हैं, ना कि जो हम ऐसा मेल फीमेल में देखते हैं वो सुंदरता। ये नेचर की सुंदरता की बात करते हैं, उसमें बताते हैं कि जो भी हमारे चारों ओर है उसकी सुंदरता पहचानो। और ये जो सुंदरता है ये वर्थ ट्रेजरिंग है, और ये समय के साथ इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है और हमें शांति महसूस कराती है। जो भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, नौकरी पा जाते हैं, काम वाम करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि कभी जब छुट्टी मिलती है तो वो लोग घूमने चल जाते हैं, नेचर का नज़ारा लेने। क्यों चल जाते हैं, क्योंकि नेचर का नज़ारा एक अलग ही लेवल का होता है और शांति दिमाग में इतनी, यानी मन जो है आपका किधर भी भटका हो, नेचर की सुंदरता आपके मन को शांत कर देती है। तो लाइक यहाँ पर बताते हैं, लाइक लिवर, लेक, गार्डन, ग्रीनरी। लेक, लिवर यानी नदियाँ, लेक यानी जो झील हो गए, गार्डन यानी बगीचे हो गए, और ग्रीनरी हरियाली वगैरह ये सब हो गए। ETC स्ट्रक्चर इन सब के बारे में बताते हैं। ये सब क्या है, सुंदरता की चीज़ें हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ये दिन बाई दिन, डे बाई डे इंक्रीज होती रहती है। इट्स ब्यूटी इंक्रीजिंग डे बाई डे विथ टाइम। और जब हम, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, अगर वो हमें कोई बिल्कुल अच्छी चीज़ लगी, वहाँ पर नज़ारा अच्छा आया, तो हम जब आगे उसको याद करते हैं तो और भी आनंदित होते हैं। जैसे आप लोग अभी हैं, तो जो आप छोटे पर कंचे गोली जो कुछ भी खेलते थे, अगर उसको याद करते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा क्या वो दिन थे जो अब लौट के नहीं आ सकते हैं।
क्योंकि जब बचपन को याद करें, हम छोटे थे, कंचे गोली जो कुछ भी अपना गुल्ली डंडा, लुक्का छिपे, लपचू डंडा, ये सब जो हम खेलते थे, अगर इसको याद करें तो अब वो घूम के नहीं आने वाली। लेकिन मन में जो एक आनंद आता है कि यार वो दिन बहुत अच्छे थे, तो वही है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है और ये डे बाय डे क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि सुंदरता की चीज़ें जो हैं वो जॉय फॉर एवर, मनोरंजन का साधन होती हैं सबके लिए, ठीक है। ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस। और जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे चारों ओर हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एक खुशी प्रदान करती हैं। लोग बाहर इसीलिए घूमने के लिए जाते हैं, कोई जाता है कुल्लू जाता है, मनाली जाता है, कोई शिमला जाता है, कोई गोवा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो आनंद लेने के लिए जाता है। क्या लेने के लिए? आनंद। और जाने के बाद उसको एक अलग सी ही फीलिंग आती है और अलग सी उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। आप लोग भी कभी कभी जब आपकी फेवरेट जगह घूमने जाते हैं तो आपको भी अलग लेवल का आनंद मिलता है। फिर जब उसके बारे में सोचते हैं तो और भी आनंद आता है। जब घर वापस आते हैं, सोचते हैं तो और भी आनंदित होते हैं। तो जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो नेचर के बारे में यहाँ पर जॉन किट्स बताते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताते हैं और बिल्कुल आसान आपको सेंट्रल आइडिया मिलेंगी। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप लोग भटकें, भटकने का टाइम नहीं है, एक साथ जुड़ जाइए। मैं हिंदी इंग्लिश की पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ। थोड़ा सा जैसे मैं कोचिंग कराता हूँ, खुद भी पढ़ने जाना पड़ता है, तो इस वजह से टाइम मुझे इतना नहीं मिल पाता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी संपूर्ण तैयारी और संपूर्ण जो PDF है वो बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो PDF की बात कर लेते हैं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप इधर उधर भटकें। तो जुड़ जाइए अभी हमारे चैनल के साथ और आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर हम आपको वीडियो चाहिए। कोई सा भी आपके पास सब्जेक्ट है, जैसे आपके पास हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।